परेशानी, बैगन खरीदने जाओ तो वहां परेशानी, बच्चे को पढ़ाने के लिए जाओ तो वहां परेशानी, बीमार पड़ गया हॉस्पिटल में जाओ वहां परेशानी। सिर्फ अपने जीवन में परेशानी ही परेशानी है। यस या नो? Yes. इतने परेशानी में सर आप बोलते हो हंसने के लिए, कैसे हंसो? अरे ताली बजाओ, हंसना आ जाएगा ना। ताली बजा लीजिए। ताली बजाने से बहुत सारी चीजें होती है। जब हमारी परिस्थितियां खराब रहती है, हमारे हिसाब से अनुकूल जीवन नहीं चलती है, अनुकूल मैं जो चाहता हूं वैसा नहीं हो रहा है, तो लोग एक हमारे समाज में एक चीज लोग कहता है, अरे हमार तो किस्मते खराब আছে, আমি সোনা ছুঁইছি तो माटी हो जाती है ना, और वो के देख वो माटी छूते सोना हो जाती है। बोलते हैं बोलते हैं। अब देखो मैं बंगला मुझे बोलने नहीं आता, वो तो सपनदार के साथ दोस्ती हो गई, बादल के साथ दोस्ती हो गई, देवनाथ जी, मिथुन जी, इन लोगों के साथ दोस्ती हो गई, तो ये लोग जो है ना पप्पा जी, ये लोग हमें थोड़ा थोड़ा बंगला सिखाना शुरू कर दिया। तो मैं कुछ कुछ बंगला में बोलूंगा, लेकिन यदि कुछ मेरे जुबान से कुछ शब्द गलत निकल जाए तो छोटा भाई समझ के, बड़ा सा भाई समझ के आप माफ करना, क्योंकि बंगला मुझे बहुत अच्छा लगता है। बंगला जो भाषा है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मीठा भाषा है। यदि सही में सही बंगला बोले ना तो कितना भी दो आदमी राग हो जाए झगड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, बंगला में यदि तुम टंगरी तोड़ दोगे भाषा को तो झगड़ा हो सकता है, नहीं तो भाषा तो बहुत मीठा है। मुझे बंगला बोलने में আমি যখন বাংলা বলি তো আর যে শব্দ বলি ওই শব্দে আমাকে নিজে কনফিডেন্স হয় না যে আমি ঠিক বলেছি বা গলতি বলেছি, लेकिन একটা শব্দ আছে যেটা যখন আমি বলি একদম সিনা ঠোকে বলি কি এই তো শব্দ ঠিকই আছে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य एक ही है कि जिस प्रकार से मेरे अपलाइन ने, मेरे भी अपलाइन है, जैसे आपका मैं अपलाइन हूँ वैसे मेरे भी अपलाइन है। अपलाइन का मतलब जानते हैं? अपलाइन क्या होता है? अपलाइन इसको क्या बोलते हैं? अपलाइन को अपलाइन, अप मतलब क्या होता है? ऊपर वाला का लाइन है ना। तो ऊपर वाला का ऊपर कौन होता है? ऊपर कौन होता है? ऊपर कौन होता है? एक तो करे बोले ईश्वर है ना। जिस दिन आप अपने अपलाइन को आप ईश्वर के प्रति, भगवान के जैसा, अपने गुरु के जैसा, अपने माँ बाप के जैसा यदि स्वीकार कर लेंगे तो मेरा दावा है, मेरा गारंटी है, इस दुनिया में आप नाकामयाब नहीं हो सकते, आप सफल हो सकते। आपका अपलाइन हो सकता है कि आपसे उम्र में कम हो, आपका अपलाइन हो सकता है कि आपसे कम पढ़ा लिखा हो, आपका अपलाइन हो सकता है कि आपसे गरीब हो, आपका अपलाइन हो सकता है कि वो देहात का रहने वाला हो, लेकिन यदि वो अपलाइन है तो अपलाइन आपने नहीं बनाया है, अपलाइन वो बनाया है। हम अपने लाइफ लाइन को चुनते हैं, हम अपने डाउन लाइन को चुन के लाते हैं। वो सलिया को मुझे अपने डाउन लाइन में लाना है कि नहीं लाना है ये मेरी मर्जी है, लेकिन मैं अपने अपलाइन को चुन के नहीं लाता, अपलाइन मुझे वो देता है। यस क्या नो? तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक गरीब आदमी को आरसीएम के स्टार रूबी बना दिया। मेरे अपलाइन ने एक आम आदमी को, साधारण आदमी को सफलता के रास्ते पे खड़ा कर दिया। तो मेरा भी आज आने का मकसद यही है कि मेरे आंख के सामने में जितने मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाइफलाइन हैं, मैं वादा करता हूं आने वाला 2030 में यहाँ पे जितने भी आदमी बैठे हुए हैं सबसे टिक गए आरसीएम में, मेरे साथ कांटेक्ट में रह गए, मेरे साथ दोस्ती बना लिए। आप क्या हैं, कहां से आए हैं, किस जगह से हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, आप औरत हैं, मर्द हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे एक बात पता है कि 2030 में इस हॉल में जितना लोग बैठा हुआ है सबके सब करोड़पति बनने वाला है। कुछ लोगों को विश्वास होगा, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा।
क्योंकि जिस दिन आज से 18 साल 19 साल पहले जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो मैं बैंक की नौकरी करता था। मेरी 13 साल की नौकरी की सफर हो चुकी थी। मैं 13 साल तक नौकरी कर चुका था। नौकरी के साथ साथ मैं अपने स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी के अंदर एक नर्सिंग होम चला रहा था। उस समय मैं एक नर्सिंग होम के साथ साथ मेडिकल स्टोर चला रहा था। साथ साथ मेरी मेडिकल का होलसेल का कारोबार था, मेडिसिन का। मतलब एक साथ में कितना काम था? 4। और 4 काम करने से जिंदगी को जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था। और उस क्रम में मुझे मिला आरसीएम, मेरे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ पकड़ के आरसीएम सिखा रहे हैं, सिखाए हैं, जिनका नाम लेने के बाद मेरा सीना 36 इंची चौड़ा हो जाता है कि मुझे वैसे अपलाइन का सानिध्य मिला है, मिस्टर एनएच खान और मिस्टर अनिल गुप्ता। जब इस प्रकार से मेरे शहर में 19 साल पहले आते थे, हम 10 लोग जब बैठते थे और एनएच खान साहब खड़ा होकर बोलते थे, तू सब बड़ा सौभाग्यशाली है, आप लोग बड़ा लक्की हो कि आपको आरसीएम मिल गया। और आरसीएम मिला है वो अलग बात है, लेकिन आरसीएम को सीखना दूसरी बात है। यदि तूने आरसीएम को सीखना शुरू कर दिया तो आने वाला 10 साल के बाद, कितना साल बोलते थे उस जमाने? 10 साल। मैं अभी कितना साल बोला? मैं 5 साल बोला, याद रखना। मेरे जमाने में बोलते थे कि आने वाला 10 साल आरसीएम यदि टिक गया, आरसीएम को तू सीख लिया, तो तू जिस मोहल्ले में रहते हो उस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर तेरा होगा। वो बोलते थे कि 10 साल यदि तू टिक गया तो तू जिस शहर में रहता है उस शहर में इनकम टैक्स का जो ऑफिस होगा, उस ऑफिस में जो इनकम टैक्स साल में जो पे करता है, टॉप 10 आदमी का नाम लिखा रहता है। जब इनकम टैक्स ऑफिस में कोई गए हो क्या? आप लोग गए हो? तो आप देख रहा हूं टॉप 10 वहां के इनकम टैक्स ऑफिसर का नाम लिखा होता है, पिछले साल सबसे ज्यादा टैक्स किसने पे किया। तो उन्होंने लिखा कि 10 साल यदि टिक गए तो आपके डिस्ट्रिक्ट का इनकम टैक्स देने वाला जो नाम होगा वो 1 से 10 नंबर में तुम्हारा नाम आएगा। वो बोलते थे कि 10 साल यदि इस बिजनेस को तूने सीख लिया तो तेरे बच्चे एक लंबी सी गाड़ी से घूमेगा। वो बोलते थे आज तुम्हारे पास भले ही रहने का घर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तेरे जीवन में आरसीएम आ गई है। आरसीएम यदि तू सीख लिया तो 10 साल के बाद तेरे पास एक घर नहीं 3, 4, 5 घर होगा। और जब ये बात बोलते थे ना तो आप लोग तो कुछ लोग ताली बजाते हो, कुछ लोग ताली भी नहीं बजाते हो, लेकिन मैं देख रहा हूं मैं जो हरकत कर रहा था वो हरकत तो आप नहीं कर रहे हो। मैं क्या हरकत करता जानते हो? मेरे दाएं में एक हाथ में होता था, उसको चींटी काटता था, और बाएं में भी चींटी कभी कभी काटते थे। और हम लोग बोलते थे हम झारखंडी को ये बंगाली बाबू बोक्का बनाने आया है। क्या बोलते थे हम? बोक्का बनाने आया है। अरे यार 13 साल से सारा नौकरी कर रहा हूं, 20 लाख रुपया लगा के नर्सिंग होम 8 साल से चला रहा हूं, 5 लाख रुपया लगा के मेडिकल स्टोर चला रहा हूं, 30 से 40 लाख रुपया लगा के मेडिकल का होलसेल का धंधा कर रहा हूं। साला 10 साल में तो खाने की औकात नहीं है। और ये नमक तेल हिंग हल्दी मसाला से 10 साल, बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, इनकम टैक्स में तेरा नाम आएगा, साला बोका बना के आया। पूरी मीटिंग में ऐसी उधेड़ बुन में रहते थे, और मीटिंग जब लास्ट हो जाती थी तो अपने आप से जाके अकेले में पूछते थे, अच्छा एक चीज मेरा दिमाग बता तू। अपने दिमाग से पूछते थे, बता तू जो बात बताया एनएच खान, यदि इस बात को मान लेते हैं और 10 साल के बाद नहीं कुछ होगा तो तेरा बाप का क्या जाएगा? क्या पूछते थे? जो बात बताया 10 साल में तेरा लंबा घर होगा, तेरी लंबी गाड़ी होगी, एक नहीं 4 शहर में तेरा घर होगा, तेरे बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे। यदि ये बात नहीं होगा तो तेरा क्या होगा? तो कौन बड़का टाटा बिरला बनकर सिंघानिया है? तू तो वही है जो हिंदुस्तान के 80% भीड़ में से घूम रहा है। लेकिन 1% मान ले, 1% मान ले, यदि हो गया तो जीवन में कितना मजा आएगा, कितना सुंदर जिंदगी होगा। और इस 1% का भरोसा किया, विश्वास किया, और आज इस बिजनेस में
जो जो भविष्यवाणी मेरे अपलाइन ने किए थे वो सारे के सारे चीज मेरे साथ हो रहा है। मेरा नाम नंदन मिश्रा पंकज हुआ। नंदन इसलिए है कि नंदन को कोई नहीं जानता था। पंकज भारत सरकार का नौकर था, नौकरी करता था बैंक में। आरसीएम को ज्वाइन करने में कोई 2-4 लाख रुपया लगा है क्या आप लोगों को? कितना रुपया लगा आरसीएम को स्टार्ट करने में? कितना रुपया लगा आरसीएम में स्टार्ट करने में? जोर से बोलो। 2000 টাকা লেগেছে? টাকা লেগেছে? আপনি একটা ছেলে মেয়েকে বিয়ে করছেন, আপনি একটা কাপড় দোকানে গিয়ে 5 লাখ টাকার কাপড় কিনে নিলেন। আপনি ওই দোকানদার বললেন তোমাকে 5 লাখ টাকা আমি দিয়েছিলাম আগের মাসে, তুমি টাকা দিয়েছিলা যে তুমি কাপড় কিনলা। আরসিএম এ তুমি 2000 টাকা দিয়েছো? কি দিয়েছো? জিনিস কিনেছো। 1 টাকা আরসিএম বিজনেস নেয় না কিছু। একটা পুরো ভারতবর্ষে কেউ বলতে পারবে না कि आरसीएम 1 টাকা নিয়েছে। किसी से 1 रुपया आरसीएम नहीं लेता। और यही चीज आरसीएम में सबसे बड़ा दुर्गुण्य है कि आरसीएम में 1 रुपया लगता नहीं। और जब 1 रुपया लगता नहीं है और हम सब साधारण मानुष हैं, आपके सामने में 10 तल्ला का बिल्डिंग है।